हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल rashmi@jaaripur पर। तो ऑलरेडी हमारी एक सीरीज दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर पर रनिंग है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ मैं एक और सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर योर एग्जामिनेशन। ये जो सीरीज़ है, ये जो प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट होगी क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ मेरे लाइव क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर क्वांटिटी या क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। तो ये जो पहला वीडियो है ये आपका है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ डेटाबेस, और लॉसलेस डिकम्पोजिशन, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस, इसको कैसे चेक करते हैं और इनमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इस वीडियो में आपको बताए हुए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट इनटू द कमेंट बॉक्स। तो ये सीरीज़ है, इट विल कंटिन्यू अंटिल योर एग्जामिनेशन। और यदि आपको ये पैटर्न पसंद आ रहा है, लेट मी नो सो दैट आई कैन कंटिन्यू इट इन फ्यूचर एज वेल। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? Normalization, basically the purpose of normalization is to remove the redundancy. Yes, डेटाबेस स्टोर करने के लिए सेट ऑफ रूल्स, ये नॉर्मलाइजेशन आप कह सकते हो। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी एक्चुअली कि जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आप क्या करो, एक एम्प्लॉय टेबल है ना। तो एम्प्लॉय टेबल में ही हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल में हम एम्प्लॉय का नंबर स्टोर कर रहे हैं, एम्प्लॉय का नेम भी स्टोर कर रहे हैं, एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट स्टोर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नंबर हमने देखा प्रोजेक्ट का नेम क्या है, ठीक है, साथ में सपोज प्रोजेक्ट लोकेशन हम लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एम्प्लॉय का ही डिपार्टमेंट नंबर भी स्टोर कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नेम भी स्टोर कर रहे हैं, लाइक दैट, है ना। अब डिपार्टमेंट, चलो मैनेजर भी ये स्टोर कर रहे हैं। तो भाई अब होता क्या है कि देखिए, एक एम्प्लॉय से रिलेटेड आपने सारी इंफॉर्मेशन डाली, एम्प्लॉय नंबर 101 है, उसका नंबर नाम XYZ है, ही इज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट नंबर 101 एंड 102 सपोज, एंड उसका प्रोजेक्ट का नेम XY, नहीं, उसका प्रोजेक्ट नेम PQR ले लेते हैं, और लोकेशन है मुंबई, एंड फिर वो डिपार्टमेंट नंबर D201 पर काम कर रहा है, डिपार्टमेंट का नाम है सिविल, और वो मैनेजर जो है उसका नाम है A, ठीक है। अब आपका आया एम्प्लॉय नंबर 102, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर 102, अगेन इसका नाम कुछ भी दे दीजिए आप, राम दे देते हैं इस बार। ये भी प्रोजेक्ट नंबर 102 पर ही काम कर रहा है, प्रोजेक्ट नेम भी सेम होगा, है ना, और उसके बाद आप देखें तो लोकेशन भी सेम होगी, डिपार्टमेंट भी सेम होगा, है ना, D01 सिविल एंड दिस। नाउ अब आप बात कर लो प्रोजेक्ट 3 की, सपोज ही इज मोहन इज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट नंबर 106, जिसका लोकेशन क्या है, जिसका नेम क्या है, HEL कुछ भी दे देते हैं, लोकेशन दिल्ली है, और इसका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट 205, और ये मैकेनिकल का एक डिपार्टमेंट है ना, और मैनेजर हम दे देते हैं क्यू वगैरह जो भी है। अब देखिए, अब इस तरीके से डेटाबेस आपका बनता जा रहा है। सपोज जो जो एम्प्लॉय नंबर 101 ए आपका, या 103 को अज्यूम कर ले कि 103
सबसे पहले 102 और 101 में देखिए कि आपने अननेसेसरीली, ठीक है, यहाँ तक ठीक था, एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय का नाम, लेकिन जब आपने देखा प्रोजेक्ट तो आपने सेम इंफॉर्मेशन, है ना, ये सेम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट मल्टीपल टाइम इंसर्ट की, है ना, अबाउट मल्टीपल टाइम इंसर्ट कर रहे हो। इसी तरीके से अब देखिए आप लोग क्या कर रहे हो कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर भी रिडंडेंसी क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पर भी रिडंडेंसी क्रिएट कर रहे हो। तो ये चीज आपकी क्या हो गई कि भाई ये रिडंडेंट डेटा है, ये रिडंडेंट डेटा है। उसके बाद सपोज PQR जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसका लोकेशन चेंज हो जाता है ना, PQR का जो लोकेशन है वो चेंज हो रहा है, वो बन रहा है मुंबई से कोलकाता। तो अब आपको कहाँ मल्टीपल अपडेट्स करने होंगे, है ना, या इस 101 को भी अपडेट करना होगा, 102 को भी अपडेट करना होगा। तो ये मल्टीपल अपडेशन रिक्वायर्ड मांग रहा है, मल्टीपल अपडेट्स आपको करने पड़ रहे हैं। चलिए दूसरी चीज समझिए कि सपोज कर लेते हैं कि कहीं से जाकर मैंने ये 103 को डिलीट कर दिया। 103 को जब मैंने डिलीट किया तो वो सिर्फ एक ही एम्प्लॉय था जो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और जो डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। तो अब देखिए एम्प्लॉय में भी लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, बट उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो गई, वो लॉस्ट हो गई, उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी वो भी लॉस्ट हो रही है। सो अब ये क्या कहते हैं कि भाई एक काम करिए कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग होल डेटा बिकॉज इट इज क्रिएटिंग रिडंडेंसी एंड इसको आप क्या बोलते हो भाई, सपोज करो कि एक नया टपल इंसर्ट करना है ना, तो इंसर्शन एनोमली है, अपडेट एनोमली है, जब आप अपडेट कर रहे हो तो आपको मल्टीपल रिकॉर्ड अपडेट करने पड़ रहे हैं, या डिलीट कर रहे हो तो आपका डेटा का लॉस हो रहा है, तो एनोमलीज कहलाती हैं, है ना, ये आपकी इंसर्शन एनोमली, डिलीशन या मॉडिफिकेशन एनोमलीज है। तो इनको रिमूव करने के लिए क्यों आती है, क्योंकि हमने डेटा को रिडंडेंटली स्टोर किया है, रिडंडेंटली स्टोर करने से वेस्टेज ऑफ स्टोरेज भी हो रहा है, वेस्टेज ऑफ स्टोरेज, आप ही एक ही इंफॉर्मेशन बार बार स्टोर कर रहे हो, एक ही इंफॉर्मेशन बार बार स्टोर कर रहे हो, है ना। तो भाई जब आप इनको मिक्स कर दो, सारे एट्रीब्यूट को आप मिक्स कर रहे हो तो मल्टीपल एंट्री करनी पड़ रही है। तो क्या इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन कहता है कि इस टेबल को डिकम्पोज कर दो, एम्प्लॉय टेबल को डिकम्पोज कर दो, है ना। तो एम्प्लॉय टेबल में डिकम्पोजिशन फंक्शन डिपेंडेंसी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हो, ये फंक्शन डिपेंडेंसी पर बेस्ड होगा। जैसे आपको पता है ना कि एम्प्लॉय नंबर यदि आपको जानकारी है, यू कैन फाइंड आउट द नेम ऑफ एम्प्लॉय। प्रोजेक्ट नंबर यदि आपको समझ में आ रहा है 102 या 201, सो यू कैन सी कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट नेम, व्हाट इज द प्रोजेक्ट लोकेशन। सो वी कैन सी कि जो प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट लोकेशन जो एट्रीब्यूट है वो प्रोजेक्ट नंबर पर डिपेंडेंट है। या इसी तरीके से डिपार्टमेंट नंबर यदि आपको पता है तो आप डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट मैनेजर बता सकते हो। सो हम क्या करें, हम इस टेबल को स्प्लिट कर दें, किसमें, एक बना दे सिंपली एम्प्लॉय, और उस एम्प्लॉय में क्या क्या एट्रीब्यूट डाल दें, एक डाल दें एम्प्लॉय नंबर, है ना, जो उसकी प्राइमरी की होगी, दूसरा हम डाल दें एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ये तो चाहिए। उसके बाद हम सिर्फ यहाँ ले फॉरेन की ऑफ प्रोजेक्ट नंबर और फॉरेन की एज अ डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट नंबर के लिए एक सेपरेट टेबल बना दें, है ना, प्रोजेक्ट के लिए एक सेपरेट टेबल बना दें। तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट नंबर, जिसका हम यहाँ रेफरेंस ले रहे हैं, ये हो जाएगा प्रोजेक्ट नेम, और फिर क्या था हमने रखा था लोकेशन, ठीक है, ये लोकेशन। तो प्रोजेक्ट रिलेटेड अब 101 एक ही बार एंट्री करो, प्रोजेक्ट का नाम हमने जो भी दिया हो PQR आई थिंक, एंड लोकेशन क्या दी थी, मुंबई, है ना। इसी तरीके से 201 हमने दिया था, जो प्रोजेक्ट आपका मैकेनिकल का था, दिल्ली में था, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, अब आपकी रिडंडेंट एंट्री रिमूव हो गई ना, जो आप यहाँ पर कर रहे थे। अब आप सिर्फ यहाँ प्रोजेक्ट नंबर की एंट्री करोगे कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय प्रोजेक्ट नंबर इस पर काम कर रहा है, क्या प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट से सर्च कर सकते हो। सर्च करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों के बीच ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, है ना, ज्वाइन परफॉर्म कर दो, तो जो कॉमन आपको पता चल जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय किस पर काम कर रहा है। इसी तरीके से एक टेबल और बना देते हैं, दैट इज योर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर हो जाएगा, डिपार्टमेंट नेम हो जाएगा, एंड डिपार्टमेंट मैनेजर हो जाएगा। तो भाई अभी जो एंट्री डिलीट हो गई थी वो अब डिलीट नहीं होगी, क्योंकि एम्प्लॉय 103 लीव कर रहा है, तो भाई ये तो सिर्फ रेफरेंस ले रहा है डिपार्टमेंट का,
इट कैन नॉट बी, यहाँ से डिलीट कर दीजिए बट डिपार्टमेंट अभी भी एग्जिस्टेंस में रहेगा। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ, और ये जो स्प्लिटिंग हमने की इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। ये जो स्प्लिटिंग हमने की इसको ही हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। और डीकम्पोजिशन ये रिमूव करता है रिडंडेंसी, और डीकम्पोजिशन से हम टेबल्स को करते हैं नॉर्मलाइज। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड, ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग अनसेटिस्फैक्ट्री और बैड रिलेशन बाय ब्रेकिंग अप देयर एट्रीब्यूट इनटू स्मॉलर रिलेशन। यही किया ना मैंने। एम्प्लॉय जो टेबल था इसमें इतने सारे एट्रीब्यूट थे, हमने इनको रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, बिटवीन द एट्रीब्यूट जो रिलेशन बन रहा था उसके अकॉर्डिंग डिकम्पोज किया है। तो ये आपकी प्रोसेस क्या है नॉर्मलाइजेशन? आप लोग सिर्फ ये बोलते हो कि रिडंडेंसी रिमूव करना, नहीं भाई, सिर्फ रिडंडेंसी रिमूव नहीं कर रहे हैं, एनोमलीज भी रिमूव कर रहे हैं। और बेसिकली हम जो टेबल्स हैं उनको डिकम्पोज कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग unsatisfactory bad relation by breaking up their attribute into smaller relation. Yes, clear हुआ definition of normalization. Definition of normalization, working of, हाँ, working of decomposition. सर गुड एंड बैड वही होता है कि भाई आपने यदि डिकम्पोजिशन किया है, ठीक है, तो हमारे पास ये फैसिलिटी होना चाहिए कि यदि मैं इस रिलेशन, जो ओरिजिनल रिलेशन था, इसको मैं वापस रिस्टोर करना चाहूँ, सो दैट आई कैन रिस्टोर, जिसमें डेटा लॉस ना हो, है ना, जिसमें डेटा लॉस ना हो। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल बनाया, अभी मैंने बताया था कि एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट नंबर आपको वापस चाहिए, प्रोजेक्ट डिटेल आप ज्वाइन कर दो, आप डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर दो, यू विल गेट एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वापस मिल जाएगी, है ना। तो ये आपका गुड डिकम्पोजिशन है, ये आपका गुड डिकम्पोजिशन बनेगा, है ना। हम्म, ठीक है, चलिए नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव फंक्शनल डिपेंडेंसी। मैंने नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन बता दिया कि द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग अनसेटिस्फैक्टरी बैड रिलेशन इनटू ब्रेकिंग अप एट्रीब्यूट इनटू स्मॉलर रिलेशन। तो नाउ बात आती है कि भाई कितने नॉर्मल फॉर्म है, ये नॉर्मलाइजेशन किस पर डिपेंड करता है। तो मतलब आप कैसे डिसाइड करोगे कहाँ से आपको डिकम्पोजिशन करना है ना। तो डिकम्पोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है कैसे डिसाइड करोगे, वो डिपेंड करता है की के ऊपर। नंबर वन, की एलिमेंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा, फंक्शन डिपेंडेंसी ऑफ रिलेशन, functional dependency of relation to certify whether a relational schema is in particular normal form। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो फंक्शन डिपेंडेंसी आर यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्मल मेजर्स ऑफ गुडनेस ऑफ रिलेशन डिजाइन। फंक्शन डिपेंडेंसी आपकी बताती है कि भाई कितने एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर, कितने इजीली वो दूसरे वैल्यूज या एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर पा रहा है ना। So function dependency and keys are used to define the normal form of a relation. Function dependency क्या है? Function dependency constraint है, constraint है। कैसे लिखते हैं? It is derived from meaning and interrelationship of data attribute। जो attribute है, जैसे मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि जो ये रिलेशन मैंने बनाया था एज अ डीबीए, आई नो कि जो एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय नंबर, या प्रोजेक्ट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट नंबर ना। एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है, सॉरी, एक प्रोजेक्ट पर एक से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, मतलब एम्प्लॉय नंबर कैन नॉट डिटरमाइन प्रोजेक्ट नंबर या प्रोजेक्ट नेम।
आपको एम्प्लॉय नंबर पता है तो आप प्रोजेक्ट नेम उस एम्प्लॉय के लिए फाइंड आउट कर सकते हो, बट प्रोजेक्ट की अदर डिटेल आपको कैसे मिलेगी? इफ यू नो द प्रोजेक्ट नंबर। तो मैं यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी बना सकती थी, प्रोजेक्ट नंबर कैन डिटरमाइन प्रोजेक्ट नेम एंड प्रोजेक्ट लोकेशन, है ना। एक हम बना देते एम्प्लॉय नंबर कैन डिटरमाइन एम्प्लॉय नेम, एंड वी कैन से डिपार्टमेंट नंबर कैन डिटरमाइन डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट मैनेजर। तो भाई अब ये जो डायरेक्ट डिपेंडेंसी बन रही है, यही आपके स्प्लिटिंग पॉइंट थे, है ना, ये डायरेक्ट डिपेंडेंसी थी। तो ये कंस्ट्रेंट होते हैं, कौन लिखता है भाई? डीबीए डिजाइन करता है फंक्शन डिपेंडेंसी। कल भी हमने देखा था कि इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी हम देख रहे थे, मीनिंग एंड इंटर रिलेशन ऑफ डेटा एट्रीब्यूट। ठीक है, तो वी हैव बेसिकली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल, बीसीएनएफ। ये डिपेंड होते हैं कीज पर, फर्स्ट एनएफ नहीं होता। फर्स्ट एनएफ में तो सिर्फ इतना बोलते हैं कि एवरी वैल्यू शुड बी एटॉमिक, एंड 2NF 3NF BCNF एक की मतलब वही प्राइमरी की या कैंडिडेट की आप बोल सकते हो। एंड फंक्शन डिपेंडेंसी ऑफ रिलेशनशिप, आप बोलते हो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी तो 2NF है, पार्शियल डिपेंडेंसी है तो 2NF नहीं है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो 3NF नहीं है। तो फिर BCNF देखते हैं। 4NF जो है, 4NF में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी देखी जाती है। ओके, सो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से। स्टार्ट हम किससे कर रहे हैं? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इट डजंट अलाउ, डिसअलाउ लिखा है ना, डिसअलाउ। इट डज नॉट अलाउ कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड नेस्टेड रिलेशन, attributes whose value for individual tuple are नॉन एटॉमिक, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होते हैं। तो अब आप सिंपली क्या बोलना चाहते हो कि भाई यदि कोई रिलेशन डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट का नेम होगा, डिपार्टमेंट नंबर होगा, डिपार्टमेंट GR SSN नंबर होगा, मैनेजर का SSN नंबर होगा, डिपार्टमेंट मैनेजर SSN नंबर एंड डिपार्टमेंट लोकेशन। ठीक है, अब आपने बोला कि जो रिसर्च डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट का नंबर, मैनेजर का SSN नंबर, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है कुछ, लेकिन इसकी लोकेशन देखिए, मल्टीपल वैल्यूज होगी ना, इट हैज मल्टीपल वैल्यू। तो जब आप इसको 1NF में कन्वर्ट करोगे, जब आप इसको 1NF में कन्वर्ट करोगे तो यू विल मेक सेपरेट एंट्री फॉर ईच वैल्यू। देखो, रिसर्च डिपार्टमेंट ये हो गया ब्लेयर में, फिर रिसर्च डिपार्टमेंट, फिर से एंट्री की सुगरलैंड, फिर रिसर्च डिपार्टमेंट की एंट्री की, और ये हो गया हॉस्टन। बाकी रिमेनिंग जो एंट्री है वो तो एज इट इज रहेगी, लेकिन जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एंट्री थी, इनको हमने एटॉमिक में कन्वर्ट किया। एंड नाउ दिस रिलेशन इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब ये रिलेशन किस में है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। इज इट क्लियर? अब ये रिलेशन किस में है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन, सबसे पहले, disallow the composite attribute, multi-valued attribute and nested relation, attribute whose values for non-atomic individual tuple are non-atomic. Yeah, a relation is called in first NF if each cell of table contain only atomic value, सिर्फ और सिर्फ atomic value होगी, multi-valued नहीं होगी। A given relation is called in 1NF if the attribute of every tuple is single valued or null। हाँ, नल अलाउड है, आप नल एंट्री कर सकते हो, बट सिंगल वैल्यू होगा, इट शुड नॉट बी मल्टी वैल्यूड। एटॉमिक एंट्री आपको करना है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो आप रिलेशन यहाँ क्रिएट करते हो वो बाय डिफॉल्ट 1NF में होते हैं, बिकॉज फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन स्टेट दैट वैल्यू ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। ठीक है, यहां तक बताइए, कोई डाउट?
डन। चलिए नाउ आगे चलते हैं, क्या आ जाता है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कॉन्सेप्ट किस पर डिपेंडेंट है, पहली चीज प्राइमरी की, दूसरा डिपेंडेंट है फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी समझने के पहले ये चीज समझिए कि प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक रिलेशन या टेबल डिफाइन किया, ठीक है, अब उसमें मैंने बोला कि मेरे दो एट्रीब्यूट ए और बी मिलकर की डिफाइन कर रहे हैं, है ना, और ए बी कैन डिटरमाइन, ये मेरी की है, रिलेशन में टोटल एट्रीब्यूट क्या है, ए बी सी डी, ये ले लेते हैं। अब हमने कहा ए बी इज अ की, ए बी हमारी की है, तो ये दोनों एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे, प्राइम एट्रीब्यूट। ये दोनों एट्रीब्यूट की प्राइमरी की भी हो सकती है, कैंडिडेट की भी हो सकती है। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर दो की है, एक दो कैंडिडेट की है, ए बी एंड सी। तो अब जो मेरे प्राइम एट्रीब्यूट होंगे ना, वो ए बी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। किसी एक कैंडिडेट की का भी पार्ट है तो भी वो क्या माना जाएगा, वो प्राइम एट्रीब्यूट माना जाएगा। तो ए बी सी आर प्राइम। तो नॉन प्राइम डी एन ई, डी एन ई क्या बन जाएंगे, नॉन प्राइम। पहली चीज ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये क्लियर होना चाहिए। अब हम क्या बोलते हैं कि जो फुली फंक्शन डिपेंडेंसी एंड पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी, यदि आपने कहा कि देयर इज द एट्रीब्यूट, है ना, जैसे रिलेशन आर था, आर में कितने एट्रीब्यूट थे, ए बी सी डी एन ई। तो यदि आपका एट्रीब्यूट जैसे डी, इट इज डिपेंडेंट ऑन ए बी, तो ये क्या है, कंप्लीट की है, ये कंप्लीट की है, तो ये कहलाएगी फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ए बी इज फंक्शनली डिटरमाइन, मतलब ए और बी दोनों मिलकर डी को डिटरमाइन करते हैं, है ना। डी क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, डी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ए नॉन प्राइम है, ए प्राइम एट्रीब्यूट्स है। तो ये केस ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या बोला कि नाउ वी हैव वन मोर फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट बी कैन डिटरमाइन डी। तो अब देखो बी किसका पार्ट था, ए और बी, ए और बी एक की थे, दोनों मिलकर एक की डिफाइन कर रहे थे, और बी इज अ सब पार्ट ऑफ ए बी, है ना, सबसेट ऑफ ए बी। B is a subset of AB and it is determining a non-prime attribute. It is determining a non-prime attribute. तो ये क्रिएट कर रहा है पार्शियल डिपेंडेंसी, और यदि पार्शियल डिपेंडेंसी होगी तो रिलेशन 2NF में नहीं होगा। यदि फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो रिलेशन किस में होता है, 2NF में। तो डेफिनेशन कई तरीके से यहाँ लिखी हुई है। A relation R is in second normal form if non-prime attribute A in R is fully function dependent on primary key या कैंडिडेट की, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्राइमरी की पर हो तो फुली फंक्शन डिपेंडेंट हो, कैंडिडेट की पर हो तो फुली फंक्शन डिपेंडेंसी होना चाहिए। फिर partial dependency is a dependency where few attribute of candidate key determine non-prime। मैं इस वर्ड पर बहुत फोकस डाल रही हूँ, नॉन प्राइम। नॉन प्राइम भाई, ऐसा यदि आपने बोला ए बी इज, इट कैन डिटरमाइन द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बट ओनली बी कैन नॉट डिटरमाइन, है ना। अच्छा, ओनली बी कैन डिटरमाइन, यदि ओनली बी आ रहा है तो ये नॉन प्राइम है, ये पार्शियल डिपेंडेंसी, ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। A partial dependency is a dependency where the portion of candidate key or incomplete candidate key, where the portion of candidate key or, ठीक है, एक सेकेंड, और इनकम्प्लीट कैंडिडेट की कैन डिटरमाइन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, है ना। तो यहां पर बात कर लेते हैं कि देखिए ये था हमारा, हाँ ये 1NF का एग्जांपल, एक और सेकेंड एनएफ में इन्होंने बोला कि वी हैव अ रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन क्या है, एसएसएन एंड पी नंबर, ये दोनों मिलकर डिटरमाइन कर रहे हैं आर्स को, ये दोनों मिलकर डिटरमाइन कर रहे हैं ई नेम को, एंड ये साथ में डिटरमाइन कर रहे हैं पी नेम एंड पी लोकेशन। अच्छा, एक चीज ध्यान से समझिए, ये एरो है ना, ये
आपकी डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब SSN और P नंबर है, ये डिटरमाइन कर रहे हैं आर्स, फिर ओनली SSN डिटरमाइनिंग द एम्प्लॉयमेंट नेम एंड ओनली P नंबर इट इज डिटरमाइनिंग द P लोकेशन। ठीक है, तो अब देखो, अब इन्होंने कहा कि यदि मैं यहाँ पर इन फंक्शन डिपेंडेंसी को कंसीडर करूं, SSN एंड P नंबर, ठीक है, SSN एंड P नंबर इट कैन डिटरमाइन आर्स, है ना। तो यदि आपसे ये बोला जाए कि SSN एंड P नंबर ये आपकी की है, ये आपकी की है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओनली SSN नंबर कैन डिटरमाइन ई नेम, पार्शियल डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है, या ओनली P नंबर कैन डिटरमाइन P नेम एंड P लोकेशन, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है, मतलब अभी तक ये वाला जो रिलेशन है, इट इज नॉट इन 2NF, ए 2NF में नहीं है, ए 2NF में नहीं है, यस, ए 2NF में नहीं है, तो कैसे 2NF में होगा, कैसे जाएगा 2NF में, डीकम्पोजिशन होगा, डीकम्पोजिशन होगा। ये कई लोग नहीं पढ़ाते हैं कि 2NF कैसे कन्वर्ट करते हैं या 3NF कैसे बनाते हैं। तो हमने देखना है कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्रिएट कहाँ हो रही है। पहली पार्शियल डिपेंडेंसी एक की थी आपकी, एक की थी, है ना, तो ये आर्स को डिटरमाइन कर रही थी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन पहली पार्शियल डिपेंडेंसी क्रिएट हुई SSN नंबर, SSN नंबर कैन डिटरमाइन ई नेम, तो आई विल मेक सेपरेट टेबल फॉर दिस पोर्शन, मैं इस पोर्शन के लिए एक सेपरेट टेबल बना दूंगी। मैं पार्शियल डिपेंडेंसी SSN को लेकर ई नेम के लिए एक सेपरेट टेबल, देखो एक टेबल आपकी बनेगी SSN नंबर, P नंबर, आर्स, जो प्राइमरी की है उसको लेकर। ठीक है, अब आपने कहा जहां से पार्शियल डिपेंडेंसी बन रही है वहां से डीकम्पोजिशन कर दो, तो SSN नंबर और ई नेम ये आपका सेकंड रिलेशन बन गया, ये सेकंड रिलेशन बन गया। और थर्ड रिलेशन, ठीक है, बनेगा P नंबर कैन डिटरमाइन P नेम एंड लोकेशन, तो ये जो पार्शियल डिपेंडेंसी थी एक सेपरेट टेबल बना दिया। और अब देखिए ये जो तीनों रिलेशन है, ये जो तीनों रिलेशन है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी की डिटरमाइनिंग द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, primary key is SSN number, it is determining the employee name, या P number it is a primary key determining the P name and P location। तो ये क्या हो गया, 2NF में हो गया, समझ में आया, है ना। तो a relation is 2NF if every non-prime attribute A in R is fully functional dependency on primary key. R can be decomposed in 2NF relation by the process of 2NF normalization। हमको क्या परफॉर्म करना होगा, 2NF normalization। रिपीट करना है तो बताइएगा। ओके, नाउ एक ट्विस्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है कि पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो आप ब्लाइंडली ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर 2NF नहीं होगा। फिर ट्विस्ट क्या बोलता है, ट्विस्ट ये बोलता है देयर पार्शियल डिपेंडेंसी इज अलाउड ओवर प्राइम एट्रीब्यूट। अब ये क्या हो गया, पहले तो डेफिनेशन दे सकते, ए डिटरमाइन बी is called partial dependency if and only if A is a subset of some key and B is a non-prime attribute, है ना। तो ये तो A भी है, determine D है, तो ये की था और ये नॉन प्राइम था। ठीक है, पार्शियल कब बना, जब हमने बोला B that is a prime attribute और प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है नॉन प्राइम को। लेकिन यदि प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन करे प्राइम एट्रीब्यूट को, भले पार्शियल डिपेंडेंसी है, बट यदि प्राइम एट्रीब्यूट्स के बीच में है तो हम बोलेंगे रिलेशन 2NF में। ये ट्विस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो टू अब देखिए
इनकम्प्लीट कैंडिडेट की का मतलब है पार्शियल की, है ना, पार्शियल की कैन डिटरमाइन द प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम से प्राइम के बीच में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर नॉन प्राइम बस अवॉइड करना है, नॉन प्राइम बस अवॉइड करना है। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म आ जाता है, डिपेंड करता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पर, ट्रांजिटिविटी ऑफ डिपेंडेंसी पर ये है। मैंने कहा एक्स डिटरमाइन जेड, वाई डिटरमाइन जेड है, तो ये ट्रांजिटिविटी है, और ट्रांजिटिविटी होगी तो 3NF नहीं होगा, ठीक है, 3NF नहीं होगा, है ना। पहले तो ट्रांजिटिविटी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, इफ देयर इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट जेड दैट आर नीदर अ प्राइमरी, ठीक है, सबसे पहले जो जेड है ना, वो प्राइमरी नहीं है और कैंडिडेट की भी नहीं है, और बोथ नीदर अ प्राइमरी और कैंडिडेट की और बोथ, और यदि यहाँ पर ट्रांजिटिविटी बन रही है, ठीक है, नहीं ये तो गलत लिखा है यहाँ पर, x कैन डिटरमाइन z एंड z कैन डिटरमाइन y, तो फिर आप बोलते हो ना कि x कैन ऑल्सो डिटरमाइन y, तो ये ट्रांजिटिविटी कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ एग्जाम्पल देख लो कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, if there is a set of attribute z that are neither primary key nor candidate key and both x can determine z and y can determine z hold, तो फिर आपका यहाँ पर ट्रांजिटिविटी होगी, ठीक है। एक एग्जांपल इन्होंने लिया, जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला कि SSN नंबर क्या है भाई, प्राइमरी की है, अंडरलाइन है, तो SSN कैन डिटरमाइन ई नेम, इट कैन डिटरमाइन बी डेट, एड्रेस एंड डी नंबर। अब डी नंबर इज सेकंड फंक्शन डिपेंडेंसी बन रही है, डी नंबर कैन डिटरमाइन डी नेम एंड डी मैनेजर SSN नंबर। तो ये देखो ई SSN नंबर, SSN कैन डिटरमाइन डी नंबर, SSN कैन डिटरमाइन डी नंबर, लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, यहाँ पर देखिए। और फिर आप बोल रहे हो डी नंबर कैन डिटरमाइन डी नेम, डी नंबर कैन डिटरमाइन डी नेम, तो आई कैन से SSN कैन डिटरमाइन डी नेम एज वेल, तो ये तो ट्रांजिटिविटी हो गई, ये तो ट्रांजिटिविटी हो गई। तो ये जो रिलेशन है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। हाउ टू कन्वर्ट, बाय 3NF नॉर्मलाइजेशन, जिसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन। और यहाँ पर डीकम्पोजिशन के लिए हम उस पॉइंट को पकड़ेंगे जिसके कारण ट्रांजिटिविटी बन रही है ना। तो एक टेबल आप बिल्कुल सिंपल बना दो, एम्प्लॉय नेम, SSN नंबर, बर्थडे, एड्रेस एंड डी नंबर लेकर यहाँ तक, और डी नंबर से क्रिएट हो रही थी ट्रांजिटिविटी, यहाँ से आ रहा था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो इसको लेकर ब्रेक किया और एक सेकेंड टेबल बना दिया, डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम एंड डी मैनेजर नंबर। अच्छा, आप लोग पूछो ये गुड डिकम्पोजिशन है या बैड डिकम्पोजिशन, सो इट इज अ गुड डिकम्पोजिशन। व्हाई गुड, क्योंकि यदि मैं वापस इन दोनों रिलेशन को मर्ज करना चाहूँ, सो आई हैव अ कॉमन एट्रीब्यूट, मेरे पास है कॉमन एट्रीब्यूट, और इस कॉमन एट्रीब्यूट को यूज करके हम वापस इस पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन गया थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये आपका क्या बन गया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, है ना, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। डेफिनेशन क्या बोलती है, a relation is in third normal form if it is in 2NF and no non-prime attribute, yes, ये भी यहाँ पर याद रखिए, ट्रांजिटिविटी प्राइम एट्रीब्यूट पर है चलेगा, ट्रांजिटिविटी यदि प्राइम एट्रीब्यूट पर है तो चलेगा, लेकिन नॉन प्राइम पर नहीं चलेगा, ठीक है। इट विल नॉट वर्क फॉर द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ओके। So a relation R is in third normal form if it is in 2NF and no non-prime attribute in R is transitively dependent on primary key. A relation is in third normal form if relation already 2NF में हो, मतलब partial dependency नहीं होना चाहिए, atomic value होना चाहिए, and no transitive dependency on non-prime attribute, ठीक है, no transitive dependency on non-prime attribute, ओके। तो देखिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ए डिटरमाइन बी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली ए इज नॉट अ, हाँ एक और शॉर्टकट सिखाती हूँ आप लोगों को, जब आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक करना है ना,
थर्ड नॉर्मल फॉर्म, आपने बोला ए डिटरमाइन बी है। इफ ए इज अ की एट्रीब्यूट, यदि ए की है, अब की में आप कोई भी की बोल सकते हो, सुपर की, कैंडिडेट की या प्राइमरी की, यदि ये की है तो रिलेशन 3NF में है, रिलेशन 3NF में है। और यदि A इज नॉट अ की एट्रीब्यूट, तो देखो क्या B प्राइम एट्रीब्यूट है, क्या B प्राइम एट्रीब्यूट है, तो यस B यदि प्राइम एट्रीब्यूट, यदि A की नहीं है तो आप B को चेक करोगे, और B यदि प्राइम एट्रीब्यूट है तो रिलेशन 3NF में होगा। लेकिन A इज नॉट अ की, यदि A भी की नहीं है और B भी प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है तो रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होते। शॉर्टकट है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, ये आपका ट्रिक है, इससे आप डायरेक्टली सॉल्व करते हो गिवन क्वेश्चन को चेक करने के लिए कि क्या ए आपका की एट्रीब्यूट है, क्या ये आपका सुपर की है, कैंडिडेट की है, और यदि है तो फिर ये आपका 3NF में, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। और यदि ऐसा नहीं है तो क्या बी आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, यदि प्राइम एट्रीब्यूट है तो रिलेशन 3NF में है, otherwise it is not a 3NF. So transitive dependency must not exist on non-prime attribute, but ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो सकती है प्राइम एट्रीब्यूट्स पर, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो सकती है प्राइम एट्रीब्यूट पर। तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है या तो ये प्राइम एट्रीब्यूट की हो, या तो एट्रीब्यूट ए की एट्रीब्यूट हो, या फिर बी एट्रीब्यूट आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, ए क्या हो, सुपर की, है ना। अ रिलेशन इज कॉल्ड इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ एनी वन कंडीशन विल होल्ड। यहां बताइए 3NF क्लियर है भाई? हाँ, यहीं से तो आता है, क्योंकि डीकम्पोजिशन कर रहे हो, डीकम्पोजिशन कर रहे हो तो वापस रिलेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यदि आपने सही डीकम्पोजिशन किया, नहीं मिलेगा यदि आपने प्रॉपर डीकम्पोजिशन नहीं किया है तो। यस, क्या एक्सप्लेन डिपेंडेंसी? अरे वो तो आ रहा है ना अगला टॉपिक। अभी देखो ये पीडीएफ खोल कर रखा है मैंने, डिकम्पोजिशन का पूरा डिकम्पोजिशन आपका होगा। डिकम्पोजिशन अब आपको फिर पढ़ाया जाएगा कि ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन है या फिर आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस है, ये चीजें तो पढ़ाई जाएंगी ना, अभी तो नॉर्मल फॉर्म तो पढ़ ले अभी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका BCNF। BCNF को आप क्या बोलते हो, ये स्ट्रिक्ट होता है, किससे स्ट्रिक्ट होता है, 3NF से। मतलब अगेन वही सब की रिलेशन शुड बी इन 2NF, 3NF में होगा, यदि रिलेशन 3NF में है तो ये BCNF में हो सकता है। कैसे हो सकता है कि यदि आपने बोला A डिटरमाइन B है तो A शुड बी अ सुपर की। अब मैं B साइड नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ ये देखूंगी यदि A सुपर की है तो हाँ ये BCNF है ना। और 3NF में आप क्या देखते थे कि सुपर की या कैंडिडेट की या की है ना, अभी भी आपको यही देखना है, की एट्रीब्यूट है तो BCNF भी है। लेकिन आप देखते थे 3NF थोड़ा सा परमिशन दे देता था कि यदि ए जो है वो की नहीं है
तो बी को चेक कर लो ये प्राइम एट्रीब्यूट है कि नहीं। लेकिन बीसीएनएफ को ऐसा नहीं है, बीसीएनएफ को सिर्फ और सिर्फ ए से कंसर्न है और यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि क्या ए सुपर की है। यदि ऐसा है तो रिलेशन आपका बीसीएनएफ में है। ठीक है, तो कुछ समरी है, जैसे अ रिलेशन इज इन बीसीएनएफ इफ whenever there is a determined x hold and x is a super key. Every normal form is strictly stronger than the previous one. Every 2NF is also in 1NF. Every 3NF is also in 2NF. And every BCNF is also in 3NF. ठीक है, there exists a relation that are in 3NF but not in BCNF. Yes, relation 3NF में होगा but जरूरी नहीं कि ये BCNF में भी हो, लेकिन यदि एक रिलेशन BCNF में है तो वो 3NF भी होता है। ठीक है, 3NF भी होता है। जब आप डेटाबेस डिजाइन करते हो, जब आप डेटाबेस डिजाइन करते हो तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको रिलेशन को डिकम्पोज करना है। कहाँ तक डिकम्पोज करना है? अप टू BCNF और 3NF, है ना, अप टू BCNF एंड 3NF तक। इसके बाद 4NF मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है, 5NF ज्वाइन डिपेंडेंसी पर काम करता है। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं डिकम्पोजिशन, है ना, डिकम्पोजिशन। यहां तक तो आई होप कि सारा कुछ क्लियर हो गया है। अब डिकम्पोजिशन कर क्यों रहे हैं ये भी क्लियर हो गया, व्हाई वी आर परफॉर्मिंग डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन, है ना। डिकम्पोजिशन क्यों कर रहे थे? इफ अ रिलेशन इज नॉट इन डिजायर्ड नॉर्मल फॉर्म, यदि 3NF में नहीं है, यदि 2NF में नहीं है, तो हमने डिकम्पोजिशन लगा दिया था ताकि ये हमें डिकम्पोज होकर मल्टीपल रिलेशन मिले जो कि डिजायर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो, है ना। अब लेकिन जब आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो तो डिकम्पोजिशन हम कहते हैं डिकम्पोजिशन शुड बी लॉसलेस। अब लॉसलेस का मतलब क्या है? लॉसलेस का मतलब क्या है? तो लॉसलेस का मीनिंग ये है कि जब मैंने इस रिलेशन को डिकम्पोज किया, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था आपको कि हमने क्या किया था, हियर वी हैव, हाँ ये रहा कि भाई इसको आपने डिकम्पोज किया था, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट एंड ऑल डिटेल, तो आपने सेपरेट टेबल बना दी थी। अब मुझे लेकिन यदि ओरिजिनल डेटा चाहिए तो मुझे यदि वापस इसको रिट्रीव करना है ओरिजिनल रिलेशन को, सो आई कैन डू दैट बाय ज्वाइनिंग दैम। और ज्वाइनिंग कब पॉसिबल होती है? आप लोगों को नेचुरल ज्वाइन में पढ़ा कर लाई हूँ। नेचुरल ज्वाइन कब पॉसिबल होता है? नेचुरल ज्वाइन पॉसिबल होता है यदि इनके बीच एक एट्रीब्यूट कॉमन एट्रीब्यूट हो, इनके बीच एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट कॉमन एट्रीब्यूट हो, एंड दैट एट्रीब्यूट शुड बी अ की इन एनी वन ऑफ देम रिलेशन। क्योंकि भाई जब एक की एट्रीब्यूट बनेगा तो ये वैल्यूज यूनिक होंगी और जब आप ज्वाइन करोगे सो यू विल गेट द एक्चुअल टपल। ठीक है, यू विल गेट द एक्चुअल टपल। तो लॉसलेस मतलब डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। यदि हम वापस रिलेशन को ज्वाइन करें, आई शुड गेट द एक्चुअल डेटा, सो दैट इज लॉसलेस डिकम्पोजिशन, है ना। और इसी तरीके से जितनी फंक्शन डिपेंडेंसी यहाँ पहले बताई गई थी, ऑल फंक्शन डिपेंडेंसी शुड बी प्रिजर्व, है ना, ये प्रिजर्व रहना चाहिए। इधर आई कैन डिटरमाइन डायरेक्टली, या तो मुझे वो डायरेक्टली देखते ही विजिबल हो जाए कि हाँ भाई ये चारों पांचों यहाँ है, और यदि ऐसा नहीं है तो आप लोगों ने पढ़े थे इनफेरेंस रूल ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी, I can infer them from the set of new functional dependency। जो न्यू, अब आपने ये डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, तो भाई हर एक की अपनी नया सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी बनेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा पुराना होना चाहिए। डायरेक्टली विजिबल है, वेल एंड गुड, डिपेंडेंसी प्रिजर्व है। नहीं है तो हमको एनी हाउ सर्च करके देखना है कि वो प्रिजर्व है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ दो प्रॉपर्टी चाहिए, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस एंड, ठीक है, आपने क्या बोला, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस एंड लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ईच न्यू रिलेशन कंटेन द सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट। यस, कोई अलग से एट्रीब्यूट ऐड नहीं करना है, जो एट्रीब्यूट ओरिजिनल रिलेशन थे वही आपको लेना है। देखिए मैंने 3-4 एग्जांपल आप लोगों को दिखाए डिकम्पोजिशन के, लेकिन इसमें कहीं पर भी, है ना, कहीं पर भी हमने एड ऑन नहीं किया एट्रीब्यूट्स को।
है ना। आपने कहीं पर भी लाइक जब यहाँ डिकम्पोज, ये तो 1NF में कन्वर्जन था, 1NF के बाद जब आपने 2NF किया था तो भाई ए 3 एट्रीब्यूट यहाँ लिए, ये आ गए, फिर SSN नंबर और ई नेम लेकर एक सेकंड रिलेशन बना दिया, तो एट्रीब्यूट उतने ही रहेंगे। जब आप वापस काउंट करोगे ना एट्रीब्यूट्स को, तो 1 2 3 SSN काउंट कर चुके हैं, 4, देन P नंबर 5, P नंबर काउंट हो चुका है, सो 5 एंड 6 एट्रीब्यूट शुड बी देयर। ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स ही हम लेते हैं, अलग से एड ऑन नहीं होने चाहिए। तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट इट विल रिमेन सेम एंड एवरी एट्रीब्यूट ऑफ आर अपीयर्स एज एन एट्रीब्यूट ऑफ एटलीस्ट न्यू रिलेशन। ठीक है, न्यू रिलेशन के किसी ना किसी एट्रीब्यूट, किसी ना किसी, मतलब ना तो कम होने चाहिए और ना ही ज्यादा होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि भाई हमारा जो डिकम्पोजिशन जब हम कर रहे हैं तो पता चला कि हमने आर्ट्स को कंसीडर ही नहीं किया, है ना। तो ये जो एट्रीब्यूट है वो किसी ना किसी न्यू रिलेशन का पार्ट होंगे, किसी ना किसी न्यू रिलेशन का पार्ट होंगे। तो यहां तक बताइए, अभी तक मैंने सिर्फ डिकम्पोजिशन को ही समझाने की कोशिश की है। ठीक है, नाउ देखिए, अब आपसे क्या बोला जाता है कि जब आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो, है ना, जब आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो मतलब एक एक्चुअल रिलेशन आर है, इसको फर्दर R1 R2 R3 में डिकम्पोज कर रहे हो, तो जो डिकम्पोजिशन है लॉसलेस होना चाहिए, है ना, लॉसलेस होना चाहिए, कंप्लीट रिप्रोडक्शन होना चाहिए, नो रिडंडेंसी। तो यदि आप BCNF या 3NF पर लेकर जाते हो, यदि आप BCNF एंड 3NF तक यदि लेकर जाते हो ना, तो ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ हाँ, तो ये रिडंडेंट नहीं रहेगा। एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस, हम अल्टीमेटली हम नॉर्मलाइजेशन इसीलिए परफॉर्म करते हैं, सो दैट वी कैन हैव, so that we can have dependency preservance, we no redundancy should be there, है ना। तो आपको हमको यही चेक करना होता है, लॉसलेस डिकम्पोजिशन हो, डिपेंडेंसी प्रिजर्व रहे, डिपेंडेंसी प्रिजर्व रहे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भाई लॉसलेस डिकम्पोजिशन कब होगा। तो डेफिनेशन तो ये कहती है कि यदि आपने दो रिलेशन बनाए, तो जब आर को डिकम्पोज किया इनटू R1 एंड R2 में, ठीक है, तो जब आप इनका यूनियन करो तो आपको वापस आर मिलना चाहिए, वापस आर मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा, R1 के जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, R1 के जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट है ना, R2 के जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो ओरिजिनल रिलेशन आर के होने चाहिए। और जब मैं R1 एंड R2 का ज्वाइन परफॉर्म करूं, जब मैं नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करूं, तो मुझे आर मिलना चाहिए। ये तो डेफिनेशन है ना, शब्दों में नहीं। इन्होंने कहा कि रिलेशन आर है, इसको डिकम्पोज कर दिया, सॉरी ये रिलेशन आर है, आर को डिकम्पोज किया AC एट्रीब्यूट और BC एट्रीब्यूट में, ठीक है। तो A और C क्या बनेगा, A1 C1 A1 C2, है ना, एक एग्जाम्पल है लॉसलेस ज्वाइन का। और यहाँ B1 C1 B2 C2। अब देखिए, क्या मुझे वापस, यदि मैं नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करूं R1 एंड R2 में, तो क्या मुझे R मिलेगा। तो भाई देखो कॉमन एट्रीब्यूट देखना, अभी इसको मत देखना आप लोग, अभी देखो कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, C1 और C, अच्छा C1
C1 इज मैचिंग विद C1, मैच हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप टपल्स को मर्ज करना स्टार्ट करोगे। तो A1 B के लिए वैल्यू आ जाएगी B1 और C1 कॉमन है। C1 C2 मैच होंगे क्या, नहीं मैच होंगे, तो ये टपल मर्ज नहीं होगी। फिर आपने क्या किया, C2 एंड C2, यस C2 इज मैचिंग विद दिस, तो आपने दूसरी टपल बनाई। दूसरी क्या बनेगी, A1, ठीक है, B2 एंड C2। तो यस, मुझे क्या ओरिजिनल रिलेशन मिला, मुझे ओरिजिनल रिलेशन मिल गया। तो ये कौन सा ज्वाइन था, लॉसलेस ज्वाइन था, है ना, ये लॉसलेस। अभी मैं आपको थ्योरी टर्म्स में समझा रही हूँ, फिर शॉर्टकट भी समझाऊंगी, ठीक है। ये लॉसलेस था, लेकिन आप देखिए यहाँ जो डिकम्पोजिशन हुआ, यहाँ जो डिकम्पोजिशन हुआ, ये लॉसी है। क्यों लॉसी है, यहाँ आपने लिखा ए बी एट्रीब्यूट है, यहाँ ए सी एट्रीब्यूट है। कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, A1, ए कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, A1, है ना। तो अब आपने देखो, ए कॉमन A1 मैच हुआ A1 से, तो ज्वाइन हुआ A1 B1 C1, A1 B1 C1 पहला रो। फिर A1 इज मैचिंग विद दिस वन एज वेल, so you will get A1 B1 C2, है ना। अब फिर आपने A1 B2 पहले यहाँ ज्वाइन होगा A1 B2 C1 एंड A1 B2 C2 ज्वाइन हो गया। तो अब देखो रिलेशन तो मिला, बट एक्चुअल रिलेशन नहीं था, यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनल आ गई, एडिशनल इंफॉर्मेशन जब नेचुरल ज्वाइन किया। तो ये लॉसी डिकम्पोजिशन कहलाएगा, ये लॉसी डिकम्पोजिशन है, ठीक है, ये लॉसी था, ये बैड डिकम्पोजिशन था। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि डिकम्पोजिशन लॉसलेस कब होता है, नंबर 1, जब आप R1 यूनियन R2 करें, सो यू विल गेट ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ R, मतलब ABC यदि यहाँ पर A और B और यहाँ A और C है, तो इनका यूनियन करोगे तो आपको ABC मिल जाएगा, तीनों एट्रीब्यूट मिलेंगे। नंबर 2, जो सेकंड कंडीशन आपको चेक करना है कि जो एक कॉमन एट्रीब्यूट है ना, ये जो कॉमन एट्रीब्यूट है, इट शुड बी द की ऑफ एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम में यदि ये की एट्रीब्यूट है, लाइक A1 कैन डिटरमाइन B1, A1 कैन डिटरमाइन B2, की नहीं हो सकता, है ना। तो ये यदि की होगा तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा। ये दो कंडीशन आपको बस याद रखना है, इनको चेक करना आ गया तो सब हो जाएगा, ठीक है। ये इसको चेक करना हमने सीख लिया तो सब हो जाएगा। तो जैसे एक रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन दिया है इन्होंने, पहले यहाँ समझ लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कैसे सॉल्व करना था। तो आपसे बोला रिलेशन R A B C D E है, डिकम्पोज किया R1 में किया, R1 में डाल दिया A B एंड C, ठीक है, और R2 में डाल दिया A D एंड E। तो सबसे पहले तो देखो, यदि हम इनका यूनियन करेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा, A मिल जाएगा, B मिल जाएगा, A भी हो गया, एंड C आई विल गेट D एंड E, सारे एट्रीब्यूट वापस मिले, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि यदि मैंने इनको यूनियन किया, आई एम गेटिंग ओरिजिनल रिलेशन RABCD। यदि यही कंडीशन फॉल्स हो जाती, मान लीजिए कि C मिसिंग था, यदि C मिसिंग था, आंख बंद करके बोल दो कि लॉसी है भैया, लॉसी है। तो आपने पहले तो देख लेना सारे एट्रीब्यूट हैं कि नहीं, ए हो गया। अब कर दो इनका इंटरसेक्शन। क्यों इंटरसेक्शन, ताकि मैं कॉमन एट्रीब्यूट निकाल पाऊं, कॉमन एट्रीब्यूट मुझे मिल जाए। तो ए इज अ कॉमन एट्रीब्यूट, ए कॉमन एट्रीब्यूट है, तो क्या ये की है, क्या ये की एट्रीब्यूट भी है। अच्छा, या तो R1 का की एट्रीब्यूट हो या R2 का की एट्रीब्यूट है। तो हमको देखना पड़ेगा फंक्शन डिपेंडेंसी सेट ऑफ R1 एंड R2 क्या है, फंक्शन डिपेंडेंसी, क्योंकि आपने पता किया था ना कि की कैसे निकालते थे, रिकॉल करिए चीजें, की कैसे निकालते थे, फंक्शन डिपेंडेंसी में से मैंडेटरी एलिमेंट निकालकर, ठीक है, मैंडेटरी एलिमेंट। तो आप यदि इसमें देखो, जब आप डिकम्पोज कर रहे हो, तो ए डिटरमाइन बी सी एक फंक्शन डिपेंडेंसी है जो R1 को बिलोंग करेगी, बोलिए हाँ करेगी। क्यों, क्योंकि वो एक तीनों एट्रीब्यूट पर डिफाइंड है, ये उन तीनों एट्रीब्यूट पर डिफाइंड है जो R1 में इंक्लूडेड है। तो इट विल बी प्रिजर्व और इट विल बी द पार्ट ऑफ R1,
तो मुझे अभी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। जैसे ही मैंने देखा ए कैन डिटरमाइन बी सी, और यदि ए कैन डिटरमाइन बी सी है तो आई कैन से ए क्लोजर इट कैन डिटरमाइन ए बी एंड सी। मतलब ए क्या है, की एट्रीब्यूट है। यदि ए की है तो ये वाला जो डिकम्पोजिशन है ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा। ये जो डिकम्पोजिशन है ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा, है ना। बताइए यहां तक क्लियर है? विनीता मैम समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ठीक है, अभी देखिए सेकंड एग्जांपल भी यहाँ दिया है, ए बी सी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी। तो सबसे पहले ए रिकवर, बी रिकवर, सी डी ई, पांचों एट्रीब्यूट मिले। तो देख लो कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, सी। क्या सी की एट्रीब्यूट है? तो यहाँ लिखा है सी एंड डी कैन, सी डी ई में सी और डी कैन डिटरमाइन ई। मतलब यहाँ की क्या है, सी डी है। यहाँ की क्या है, सी डी है। ऑब्वियसली यहाँ तो की एट्रीब्यूट आपको ए मिल रहा था, तो C is not a key of R1, even not R2। तो ये जो डिकम्पोजिशन था ये लॉसलेस था, ये लॉसी था, ये लॉसी था या नॉटलेस, नॉट लॉसलेस जॉइंट। ठीक है, नॉट लॉसलेस जॉइंट ये आपका था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने निकाला था प्रैक्टिस सेशन। चलिए इसी केस में देख लेते हैं, क्या ये जो नवंबर 2017 का एक क्वेश्चन है, अभी हम सिर्फ लॉसलेस देखते हैं कि लॉसलेस है कि नहीं। तो इन्होंने कहा एक रिलेशन आर है, आर क्या है, ए बी एंड सी डी था। इसको डिकम्पोज किस में कर रहे हैं, आर वन दैट इज ए बी, आर टू दैट इज बी सी एंड आर थ्री दैट इज बी डी। तो क्या ये लॉसलेस है? तो पहला कंडीशन चेक करो, क्या सभी एट्रीब्यूट वापस मिल रहे हैं? तो ए बी, ए और बी मिल जाएंगे, फिर सी भी मिल गया और फिर डी भी। तो ये तो सारे एट्रीब्यूट रिवर्स हो जाएंगे। अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन की जो डिकम्पोजिशन है, दैट इज आर वन ए और बी, ठीक है, और आर टू क्या मिल रहा है, बी एंड सी। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो R1 के लिए फंक्शन डिपेंडेंसी क्या बन जाएगी, A डिटरमाइन B, और इसके लिए हो जाएगी B डिटरमाइन C, है ना। तो अब आपने कहा कि कॉमन एट्रीब्यूट यहाँ क्या है, तो आपको दिख जाएगा A डिटरमाइन B, B डिटरमाइन, यहाँ दो एट्रीब्यूट है A B एंड B C। तो कॉमन एट्रीब्यूट आपको क्या मिलेगा, B, B, एंड B इज अ की एट्रीब्यूट इन R2। तो यहाँ तो ये बोला कि ये तो लॉसलेस है, अभी इतना लॉसलेस है तो इनको ज्वाइन कर दो, एक नया रिलेशन बना दो R1 R2, यू विल गेट A B एंड C। ठीक है, अब देखना है R3 के साथ, R3 के साथ। तो R3 में आपको मिल रहा है BD, R3 में आपको क्या मिल रहा है, B एंड D। ठीक है, अब देखिए तो ऐसे तो डायरेक्ट हमको दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है वो D डिटरमाइन B है। यहाँ कौन कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी बन रही है, सो A डिटरमाइन B एंड B डिटरमाइन C। कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, B है, कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, B है ना। तो अभी अब क्या हम बोल सकते हैं कि यार ये लॉसलेस है ना, क्या ये बोल सकते हैं कि ये लॉसलेस है? तो जो कॉमन एट्रीब्यूट बी है, इट शुड, है ना, इट शुड बी द की एट्रीब्यूट। ये की यदि होगा तो भाई नंबर वन ए बी सी, यहाँ तो की नहीं दिख रहा है, बट क्या ये R3 के लिए की एट्रीब्यूट है, क्या ये R3 के लिए क्या है, की एट्रीब्यूट है? तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कैलकुलेट करूंगी बी का क्लोजर, है ना, मैं कैलकुलेट करूंगी बी का क्लोजर। तो भाई देखो बी डिटरमाइन ए, सॉरी बी डिटरमाइन सी एंड सी डिटरमाइन डी, क्योंकि हम इनको ज्वाइन करेंगे तो सी डिटरमाइन डी शुड ऑल्सो सेटिस्फाई एंड सी कैन डिटरमाइन डी। तो आपको जो बी का क्लोजर मिलेगा इट विल बी बी सी डी,
तो यस आई कैन से बी डिटरमाइन डी इज ऑल्सो ट्रू, और ये क्या बनेगा, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, सॉरी अभी लॉसलेस, लॉसलेस, ठीक है, ये आपका बनेगा लॉसलेस, ये आपका बनेगा लॉसलेस। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का यूज, प्रिजर्वेंस का यूज हुआ है, मे भी समझ में ना आया हो। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस निकाल लोगे, यदि डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस में आपकी सारी फंक्शन डिपेंडेंसी कैलकुलेट हो जाती है, और फंक्शन डिपेंडेंसी यदि आपने कैलकुलेट कर ली, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अभी रिसेंट क्वेश्चन था, एक सेकेंड मैं अभी फिर से करवाती हूँ, एक क्वेश्चन और है मेरे पास। हाँ, यहाँ क्या पूछा गया था, जैसे सिर्फ लॉसलेस पूछा गया है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉस को छोड़ के अभी, क्योंकि उसमें डिकम्पोजिशन भी वो, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस भी देखना होगा। हाँ, इसमें क्या बोला, ये फंक्शन डिपेंडेंसी है, तो ये डिपेंडेंसी डिकम्पोजिशन प्रिजर्वेंस है या नहीं, ये अभी आपका रिसेंट क्वेश्चन है, 2024 जो हुआ था जून में, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी मैं एक टॉपिक और पढ़ा दूं, दैट इज योर डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस, है ना, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस कैसे देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर उसके बाद हम वापस से लॉसलेस और लॉसलेस डिकम्पोजिशन वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, दिस वन, इसी को लेकर मैं आपको समझाती हूँ, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस क्या होता है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रिजर्वेंस का कॉन्सेप्ट, कब आप बोलते हो डिपेंडेंसी प्रिजर्व है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपसे बोला गया रिलेशन क्या है, पी क्यू आर एस है, ठीक है, पी क्यू आर और एस है। अब आपको बोला कि इसको हमने स्प्लिट कर दिया इनटू द थ्री रिलेशन, आर वन दैट इज पी एंड क्यू, ठीक है, इनको मैं यहाँ लिखना चाहूंगी, ये आर वन है, ठीक है, आर वन में कौन कौन एट्रीब्यूट डाल दिए, पी एंड क्यू, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रिलेशन क्या बना, आर टू, ये आर वन, इसमें एट्रीब्यूट आए क्यू एंड आर, ठीक है, और फिर थर्ड एट्रीब्यूट जो आया आर थ्री दैट इज क्यू एंड एस, ओके। अब आपने क्या करना है, देखो ओरिजिनल जो रिलेशन था इसका फंक्शन डिपेंडेंसी पी डिटरमाइन क्यू, क्यू डिटरमाइन आर डिटरमाइन एस और एस डिटरमाइन क्यू है, ठीक है, ये पहले से है। हम लोगों को चेक करना है ये प्रिजर्व है कि नहीं, हमको चेक करना है ये प्रिजर्व है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो ये रिलेशन आ रहा है इनकी हम कैलकुलेट करेंगे ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। स्टेप समझिएगा, स्टेप क्या बोलती है कि जो आपका डिकम्पोजिशन है उनकी कैलकुलेट करिए ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, ठीक है। ट्रिवियल कैसे आएगी, देखो दो ही एट्रीब्यूट है, आई कैन राइट पी डिटरमाइन क्यू और क्यू डिटरमाइन पी, ये दो फंक्शन डिपेंडेंसी बन सकती हैं, ओके। क्यू डिटरमाइन आर एंड आर डिटरमाइन क्यू, ये दो फंक्शन डिपेंडेंसी हो सकती हैं, और क्यू डिटरमाइन एस या एस डिटरमाइन क्यू हो सकती है, अभी हम ये नहीं बोल रहे कि है ही, हो सकती है, ठीक है। तो अब हमको वेरीफाई करना है कि हमने जो ये ट्रिवियल लिखी, हमने जो ये ट्रिवियल लिखी क्या ये करेक्ट है। तो देखो P डिटरमाइन Q इज डायरेक्टली गिवन हियर, तो ये वैलिड है। ओरिजिनल सेट में, ओरिजिनल सेट में आपकी P डिटरमाइन Q डायरेक्टली गिवन है, तो ये करेक्ट है। लेकिन क्या Q डिटरमाइन P होगा, ये वैलिड है या नहीं, तो यहाँ तो नहीं दिया, Q डिटरमाइन R दिया है,
तो मैं क्या करूं, मैं कैलकुलेट कर दूं Q का क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू दिस सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी। यदि यहाँ पर Q डिटरमाइन P होगा तो हम इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज रिमूव कर देंगे। तो हमने क्या बोला, Q का क्लोजर क्या बनेगा, Q कैन डिटरमाइन Q, Q कैन डिटरमाइन R, R कैन डिटरमाइन S एंड S कैन डिटरमाइन Q। Q डिटरमाइन P है क्या, Q डिटरमाइन P है क्या, अभी मैं फंक्शन डिपेंडेंसी सेट 1 कैलकुलेट कर रही हूँ, है ना। तो Q डिटरमाइन P नहीं है, ओरिजिनल सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इट इज नॉट वैलिड, इसको यहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब वापस आते हैं R2 के ऊपर, फंक्शन डिपेंडेंसी सेट 2, Q डिटरमाइन R, Q डिटरमाइन R डायरेक्टली गिवन है इसलिए वैलिड है। R डिटरमाइन Q, R डिटरमाइन Q डायरेक्टली नहीं दिया है, तो मैं क्या करूं, मैं थोड़ा सा मेहनत कर लेती हूँ और यहाँ R का क्लोजर कैलकुलेट कर लेती हूँ, R का क्लोजर। सो यहाँ भी आपने क्या निकाला था, Q क्लोजर, है ना। तो ये बन गया था Q R एंड S। R क्लोजर क्या बन रहा है, R कैन डिटरमाइन R, R कैन डिटरमाइन S, S कैन डिटरमाइन Q। तो R डिटरमाइन Q, यस ये वैलिड है, दोनों ही वैलिड है। ये हो गया एक्ट 2। एक्ट 3, Q डिटरमाइन S नहीं दिया, बट Q कैन फंक्शनली डिटरमाइन S क्लोजर में है इसलिए वैलिड होगा। S डिटरमाइन Q डायरेक्टली गिवन है इसलिए वैलिड होगा। तो भाई अब देखिए, आपको न्यू सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी मिल रहा है फ्रॉम R1, R2 एंड R3। यहाँ आपको न्यू सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी मिल गया, है ना। P कैन डिटरमाइन Q, Q कैन डिटरमाइन R, R कैन डिटरमाइन Q, Q कैन डिटरमाइन R एंड S डिटरमाइन Q। ठीक है, अब ये नया सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी है ना। तो यहां पर क्वेश्चन आता है, क्या इस नए सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी में, क्या इस न्यू सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी में हमारी ये फंक्शन डिपेंडेंसी प्रिजर्व है, क्या हमारी ये फंक्शन डिपेंडेंसी प्रिजर्व है। इसी को डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस कहते हैं। जब आपने नया सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी सेट निकाला टू द डिकम्पोज्ड रिलेशन, तो क्या उनमें यदि मैं F1 यूनियन F2 यूनियन F3 करूं तो क्या मुझे F मिलेगा, क्या मुझे F मिलेगा। तो यही हम क्वेश्चन चेक करते हैं और यही हमें बताता है कि जो डिपेंडेंसी है वो प्रिजर्व है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विथ P डिटरमाइन Q, P डिटरमाइन Q प्रिजर्व है भाई साहब। ठीक है, दूसरा R डिटरमाइन S, R डिटरमाइन S अभी नहीं है। तीसरा चेक कर लेते हैं Q डिटरमाइन R, Q डिटरमाइन R प्रिजर्व है। S डिटरमाइन Q, S डिटरमाइन Q प्रिजर्व है। तो अब Q डिटरमाइन S है कि नहीं, नहीं है, सॉरी R डिटरमाइन S नहीं है। तो एक काम करो, यहाँ पर R का क्लोजर निकाल लो, R का क्लोजर निकाल लो, बट अब जो क्लोजर होगा वो इस न्यू सेट से निकालना है। ठीक है, तो R डिटरमाइन R होगा, R डिटरमाइन Q होगा, Q डिटरमाइन S होगा, और यदि Q डिटरमाइन S है मतलब R डिटरमाइन S भी प्रिजर्व है। तो ये जो डिकम्पोजिशन था वो क्या था, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ये जो डिकम्पोजिशन था वो क्या था, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। बताइए क्लियर है या रिपीट करूं। ठीक है, ये जो डिकम्पोजिशन था वो ये पूरा लॉजिक समझाया मैंने आपको, डिटेल में बताया। ठीक है, ये आपका क्या था, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ठीक है, नाउ अब इसके बाद चेक करिए क्या लॉसलेस है, क्या लॉसलेस भी है। तो वापस आ जाते हैं लॉसलेस के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है,
तो लॉसलेस, अच्छा एक काम करूं, पहले डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की डेफिनेशंस आपको दिखा देती हूँ क्या बोलती हैं। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस की डेफिनेशन यही होती थी कि जब आपने डिपेंडेंसी डिकम्पोज किया तो द डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन इज एफडीज एफ इज अ सेट ऑफ टेबल जो ओरिजिनल आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, हर एक डिकम्पोजिशन के लिए सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी सेट एफ आई कैलकुलेट करते हो, जैसे मैंने F1 F2 F3 बोला था। तो जब आप क्या करो, इनका यूनियन करके क्लोजर निकालो, सो यू शुड गेट द ओरिजिनल सेट ऑफ एफ क्लोजर, है ना। तो ये आपका क्या कहला जाता है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ये डिपेंडेंसी डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग इफ यूनियन ऑफ ऑल द फंक्शन डिपेंडेंसी सेट ऑफ क्लोजर, यदि हम जो जो फंक्शन डिपेंडेंसी सेट बने थे उन सबका यूनियन निकालकर क्लोजर निकाले, सो आई गेट ऑल द फंक्शन डिपेंडेंसी ऑफ ओरिजिनल सेट, दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो जाएगा। उसके बाद ये एग्जांपल दिया है कि भाई एबीसी है कि ए है, इनको डिकम्पोज कर रहे हैं ए बी एंड ए सी में, तो क्या ये डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस है। तो भाई देखो यहाँ दो बनेगी, ए कैन डिटरमाइन बी, बी कैन डिटरमाइन ए, और ये बनेगी ए डिटरमाइन सी एंड सी डिटरमाइन ए। अब आपने कहा ओरिजिनल प्रिजर्व है क्या, ए डिटरमाइन बी प्रिजर्व है, बी डिटरमाइन सी डायरेक्टली नहीं है, एंड ए डिटरमाइन सी प्रिजर्व है। अच्छा पहली चीज तो आपको वो भी देखना होगा कि ये वैलिड है कि नहीं, तो ए डिटरमाइन बी वैलिड है, ए डिटरमाइन सी वैलिड है। नाउ ए डिटरमाइन सी वैलिड है, बी डिटरमाइन सी नॉट गिवन। अच्छा बी डिटरमाइन ए वैलिड है क्या, तो बी का क्लोजर निकालो, बी का क्लोजर निकालो यहाँ पर, तो बी कैन डिटरमाइन बी, बी कैन डिटरमाइन सी एंड दैट्स इट, है ना। तो बी डिटरमाइन ए इनवैलिड हो जाएगी, इसको अलग कर दो, ए इनवैलिड है, इसका कोई यूज ही नहीं होगा। फिर आपने बोला ए डिटरमाइन सी वैलिड है, बट सी डिटरमाइन ए वैलिड है कि नहीं, तो यहाँ कैलकुलेट कर लो सी का क्लोजर, सी कैन डिटरमाइन सी, सी कैन डिटरमाइन ओनली सी, है ना। तो सी कैन डिटरमाइन ए भी इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड होगा तो आप रिमूव कर दोगे, तो भाई देखो यहाँ पर आपकी बी डिटरमाइन सी प्रिजर्व नहीं है, इसलिए डिकम्पोजिशन क्या कहलाएगा, ये डिकम्पोजिशन आपका बन जाएगा नॉट अ, वी लॉस्ट बी डिटरमाइन सी, इट इज नॉट नॉन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, है ना। ये जो एग्जांपल क्या हो जाएगा, नॉन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, नॉन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, है ना, क्योंकि बी डिटरमाइन सी लॉस्ट हो रही है, बी डिटरमाइन सी लॉस्ट हो रही है। ओके एक एग्जांपल और इन्होंने दिया कि भाई अब आपके पास की है दिस वन, आर इज अ रिलेशन और डिकम्पोज कर रहे हैं आर वन, तो हम यहाँ लिख लेते हैं आर वन क्या हो जाएगा, आर टू क्या होगा, आर वन आपका बनेगा ए और बी, है ना। तो हम ए डिटरमाइन बी या बी डिटरमाइन ए लिख सकते हैं, वो बाद में चेक कर लेंगे करेक्ट है कि नहीं। इसी तरीके से यहाँ बन रहा है बी और सी, तो हम लिख सकते हैं बी डिटरमाइन सी या सी डिटरमाइन बी। अब ए डिटरमाइन बी वैलिड है क्योंकि यहाँ पर गिवन है, तो हम बोलेंगे वैलिड है। फिर बी डिटरमाइन ए गिवन नहीं है, तो हम काम करेंगे बी का क्लोजर, तो बी क्लोजर क्या देगा, बी कैन डिटरमाइन बी, बी कैन डिटरमाइन सी, बी कैन डिटरमाइन ए नहीं बन पा रहा है तो ये इनवैलिड था, इसको रिमूव कर दो, है ना। अभी आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, F1, अभी आप कैलकुलेट कर रहे हो F1, है ना, ये F1 है, F1 में ओनली ए डिटरमाइन बी मिला। अब हम देख लेते हैं F2, बी डिटरमाइन सी, बी डिटरमाइन सी गिवन है इसलिए वैलिड है, सी डिटरमाइन बी वैलिड है क्या, तो मैं निकाल दूंगी सी का क्लोजर, है ना, मैं क्या देख लू सी का, एक सेकेंड, डिकम्पोजिशन बी सी था ना, सी क्लोजर क्या बन रहा है, सी कैन डिटरमाइन सी, सी कैन ओनली डिटरमाइन सी, तो ये आपकी सी डिटरमाइन बी क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा रिमूव, ठीक है। इट इज नॉट
वैलिड, तो F1 और F2 बना। अब देखिए A डिटरमाइन B प्रिजर्व है, B डिटरमाइन C प्रिजर्व है, A डिटरमाइन C, यहां से निकाल दो A का क्लोजर, डायरेक्टली नहीं मिल रहा बट A क्लोजर, A कैन डिटरमाइन A कैन डिटरमाइन B एंड B कैन डिटरमाइन C, तो A डिटरमाइन C इज ऑल्सो प्रिजर्व, तो आप बोलेंगे ये जो डिकम्पोजिशन है वो प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है ना। तो इसलिए मैं बोल रही थी या तो कभी डायरेक्ट दिख जाएंगी, ये डायरेक्ट दिख रही है, डायरेक्टली विजिबल है, या फिर इनफेरेंस रूल लगाओगे, है ना। तो ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी क्या है, ट्रांजिटिविटी है, ट्रांजिटिविटी है, तो ए डिटरमाइन सी इज ऑल्सो एग्जिस्ट। गुल्लक से दी है ना, नहीं आंसर क्वेश्चन नहीं समझा, मतलब क्या लिखा है ये नहीं समझा। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये वाला कौन सा सॉल्व कर रहे थे हम, यहाँ। तो अब देखिए डिकम्पोजिशन लॉसलेस है क्या, पहले तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, क्या ये लॉसलेस भी है, तो लॉसलेस के लिए क्या चेक करते हो, लॉसलेस के लिए आप चेक करते हो कि भाई, लॉसलेस के लिए आप चेक करते हो कि जब हमने सारे एट्रीब्यूट को कंबाइन किया तो ओरिजिनल एट्रीब्यूट मिले, पी क्यू प्रिजर्व है, आर आर भी यहाँ बचा हुआ है, एस भी है, चारों एट्रीब्यूट है। तो अब यदि मैं इन दोनों को मर्ज करूं, दैट इज R1 एंड R2, यदि मैं इनका ज्वाइन ऑपरेशन करूं तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या मिलेगा मुझे, क्यू। क्यू क्या एक की एट्रीब्यूट है, तो अब देखो P डिटरमाइन की, R1 के लिए तो की नहीं है, बट R2 Q डिटरमाइन R, Q इज अ की फॉर R2, तो यहाँ ये ज्वाइन पॉसिबल होगा, तो आपको मिल जाएगा R1 एंड R2, R1 एंड R2, यहाँ पर एट्रीब्यूट मिलेंगे P Q एंड R, और इसको फिर देख लो R3 के साथ, तो इनका यदि आप ज्वाइन करते हो तो R3 में फिर मिला Q एंड S, अब कॉमन एट्रीब्यूट फिर क्या मिलेगा, Q। अब Q क्या की एट्रीब्यूट है, तो भाई Q इज नाउ की एट्रीब्यूट फॉर R3 बिकॉज Q कैन डिटरमाइन S, है ना, तो यह से की एट्रीब्यूट है फॉर R3, तो ये जो डिकम्पोजिशन होगा ये लॉसलेस भी होगा, ये लॉसलेस भी होगा। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है एंड लॉसलेस ज्वाइन भी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अगस्त 2000, अगस्त 2024 में, ठीक है, अगस्त 2024 में। अच्छा, आज से वो स्टार्ट किया है मैंने PYQ सीरीज, आप लोग इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आधे एक घंटे के सेशन रहेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे आगे। Solve this one. Solve this.
कर रहे हैं सॉल्व। आंसर 1 होगा या सी? तो यहाँ पर देखिए आपको रिलेशन दिया है RABCD, ठीक है, ABC एंड D। हाँ जी सर। कोई बात नहीं। देखिए, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ रिलेशन, इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। सपोज R1 दैट इज AB में, फिर R2 दैट इज BC, ठीक है, एंड R3 ये क्या हो जाएगा, B एंड D, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या है, फंक्शन डिपेंडेंसी। इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, A डिटरमाइन B, B डिटरमाइन E लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हो B डिटरमाइन C, C डिटरमाइन B। यहाँ आप लिख सकते हो B डिटरमाइन D, D डिटरमाइन B। नाउ देखो A डिटरमाइन B वैलिड है क्योंकि ये डायरेक्टली गिवन है। B डिटरमाइन A गिवन नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, B का क्लोजर निकाल देते हैं। अभी इससे निकाल रहे हैं, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, B can determine B, C can determine D can determine B। तो ये इनवैलिड है, इसको अलग कर दीजिए, ठीक है। फिर B डिटरमाइन C वैलिड है, डायरेक्टली गिवन है। C डिटरमाइन B, फिर से C का क्लोजर, C कैन डिटरमाइन C कैन डिटरमाइन D एंड D कैन डिटरमाइन B, तो ये वैलिड होगा। नाउ B डिटरमाइन B डिटरमाइन D, है ना, B के क्लोजर में D आ रहा है, मतलब ये वैलिड है। D डिटरमाइन B डायरेक्टली गिवन है, तो ये आपका बन गया F1, ये हो गया F2 और ये हो गया F3। अब देखिए इसमें ये प्रिजर्व है कि नहीं, तो आपने क्या बोला, R1, ठीक है, A डिटरमाइन B प्रिजर्व है, B डिटरमाइन C प्रिजर्व है, C डिटरमाइन D अभी तो नहीं दिख रहा है, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं C का क्लोजर निकाल सकती हूँ। तो C कैन डिटरमाइन C कैन डिटरमाइन B एंड B कैन डिटरमाइन D, तो यस ये भी प्रिजर्व है। और D डिटरमाइन B डायरेक्टली है तो प्रिजर्व है। तो भाई ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो है, ये प्रिजर्विंग तो है। तो क्या ये लॉसलेस भी है, क्या ये लॉसलेस भी है? तो A B एंड C D, देखो तीनों चारों एट्रीब्यूट मिल रहे हैं ना, A B C एंड D चारों एट्रीब्यूट है, तो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग लॉसलेस में पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, यदि मैं इन दोनों का यूनियन करूं तो कॉमन एट्रीब्यूट मिलेगा B, और B यहाँ पर की एट्रीब्यूट है R2 का, B की एट्रीब्यूट है R2 का, तो एक रिलेशन A बन गया। अब हम क्या करें, फिर से कॉमन एट्रीब्यूट निकालें A B C और B D में, तो फिर कॉमन एट्रीब्यूट मिला B, और B इस टाइम की एट्रीब्यूट है R3 के लिए,
तो ये लॉसलेस भी होगा और ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होगा। ये लॉसलेस भी होगा और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होगा। ठीक है, ये लॉसलेस भी है और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है। चलिए एक क्वेश्चन ये सॉल्व करिए। अच्छा, एक थोड़ा सा टॉपिक और रह गया, फिर पीवाईक्यू लगाते हैं। तो ये फंक्शन डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस कर सकते हो आप लोग। अब आ जाता है 3NF डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया कि 3NF में कब होता है, अल्फा डिटरमाइन बीटा, यदि अल्फा सुपर की हो या बीटा प्राइम एट्रीब्यूट हो। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं है तो यहाँ ट्रांजिटिविटी होगी, तो डिकम्पोजिशन आपको ट्रांजिटिविटी से परफॉर्म कर देना है। वो मैंने आपको शुरू में बताया कि 3NF का डिकम्पोजिशन कैसे होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप 3NF डिकम्पोजिशन करते हो तो 3NF का जो डिकम्पोजिशन है वो 110% लॉसलेस होगा और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होगा। जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस होगा, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होगा। लेकिन लेकिन जब हम 4NF की सॉरी BCNF की बात करें तो BCNF में डिकम्पोजिशन लॉसलेस तो होता है बट मे और मे नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होता है। इट इज मे और मे नॉट, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3NF में डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होगा और लॉसलेस भी होगा, बट BCNF के लिए ना तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा और ना ही लॉसलेस होगा। ठीक है, डिपेंडेंसी सॉरी फिर से बोल रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि यदि 3NF है तो वो लॉसलेस भी है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है। बट BCNF में आप क्या बोलते हो कि लॉसलेस तो होगा बट मे और मे नॉट भी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इस PDF को गो थ्रू करोगे तो कुछ और मतलब डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। बाकी जितना हमने पढ़ लिया मोर देन सफिशिएंट है, ये एग्जांपल इन्होंने समझाया हुआ है। अच्छा, BCNF is a good form for the relation. If a relation is BCNF, it is free from redundancy and that can be detected using function dependency. If a relation is not in BCNF, we can try decompose it into the collection of BCNF. If a lossless dependency preserving decomposition in BCNF is not possible, then हमको 3NF consideration करना चाहिए। ठीक है, तो ये समरी है, बाकी हमने जितना पढ़ा उतना मोर देन सफिशिएंट है, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन। हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है आपका, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की ऑफ अ रिलेशन REFG, सुपर की कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। यदि E इज अ की एट्रीब्यूट है, E आपकी एक कैंडिडेट की गिवन है, तो नंबर ऑफ सुपर की कितनी होंगी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ना, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट का पावर कर दो माइनस द की एट्रीब्यूट। तो देखिए ये हो जाता है नंबर ऑफ सुपर की इज गिवन बाय 2 पावर m माइनस n। n क्या होगा, सॉरी m क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 2 पावर 4। नाउ की क्या है, ई की, ई में कितने एट्रीब्यूट, ओनली वन, सो आई विल राइट 1।
तो ये बन जाएगा 2 पावर 3। टोटल नंबर ऑफ सुपर की बनेंगी 8। 8, ठीक है। कैसे? देखो ई है, ई को कंबाइन कर दो, ई एफ, ई जी, ई एच, ई एच के साथ, फिर आप करोगे ई एफ जी, फिर आप लिख सकते हो ई ई जी एच, है ना, और ई एफ जी हो गया, ई एफ एच, ई एफ एच भी हो जाएगा, ई एफ एच, है ना, और ई एच हो गया। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, और फिर चारों को कंबाइन कर दो, दैट इज ई एफ जी एन एच एंड द की इटसेल्फ ई। तो इस तरीके से टोटल 8 आपकी सुपर की बनती है, 8 सुपर की बनेगी। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन था जहां डायरेक्ट आपको सिंगल सुपर की कैंडिडेट की गिवन था, है ना। लेकिन यदि कभी एग्जाम में ऐसा दे दें कि आपके पास रिलेशन है ए बी एंड सी एंड डी, और यहाँ 2 सुपर की है, ए बी, 2 कैंडिडेट की है ए बी एंड सी, तो नंबर ऑफ सुपर की कितनी होंगी? नंबर ऑफ सुपर की कितना होगा? तो देखिए यहाँ फॉर्मूला चेंज होगा। पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ सुपर की बिकॉज ऑफ ए बी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 2 पावर 4 नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 2, तो -2, प्लस नंबर ऑफ की बिकॉज ऑफ सी, तो 2 पावर 4 -1, माइनस द नंबर ऑफ की बिकॉज ऑफ बोथ, है ना, जो कॉमन है उनको अलग करना पड़ेगा, तो 2 पावर 4 -3। तो ये बन जाएगा आपका 2 पावर 2 दैट इज 4 प्लस 2 पावर 3 दैट इज 8 -2। तो आंसर आ जाएगा 10 सुपर की, 10 सुपर की। क्लियर है भाई? जब एक से ज्यादा सुपर की दी हुई है तो हम कैसा लॉजिक लगा रहे हैं? हम लॉजिक लगा रहे हैं सुपर नंबर ऑफ कैंडिडेट की बिकॉज ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट, नंबर ऑफ सुपर की बिकॉज ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट की, फिर नंबर ऑफ सुपर की बिकॉज ऑफ सेकेंड कैंडिडेट की, माइनस इन दोनों को प्लस करना है, फिर माइनस करेंगे नंबर ऑफ सुपर की बोथ ऑफ बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड कैंडिडेट की, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनता है, ये आपका आंसर बनता है। क्लियर है भाई? फॉर्मूला वही रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर होगा?
बी और ए। यस ए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि कंसीडर द रिलेशन टेबल विद सिंगल रिकॉर्ड ऑफ ईच रजिस्टर्ड स्टूडेंट। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या बोल रहे हैं, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ईच रजिस्टर्ड स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट का, ठीक है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो यूआईडी है, जो यूआईडी है, ठीक है, यूआईडी क्या है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर एंड नेशनल लेवल पर यूनिक है। बैंक अकाउंट यूनिक अकाउंट नंबर है, बट देयर कुड बी अ ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट। एंड नेम ऑफ स्टूडेंट है, हॉस्टल रूम ऑफ द हॉस्टल नंबर, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बैंक अकाउंट नंबर कैन बी अ कैंडिडेट, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज हियर इट कुड हैव ज्वाइंट अकाउंट ना, तो मल्टीपल स्टूडेंट के अकाउंट नंबर या मल्टीपल मेंबर्स के जो अकाउंट नंबर है वो क्या हो सकते हैं, वो आपके सॉरी, वो बैंक अकाउंट नंबर सेम हो सकते हैं, तो एक की नहीं बन सकता, एक की एट्रीब्यूट नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट की हो सकता है क्योंकि ये यूनिक है हर एक स्टूडेंट के लिए। यूआईडी कैंडिडेट की होगा यदि सेम कंट्री के स्टूडेंट है, क्योंकि विद इन द कंट्री यूनिक है। और फिर उन्होंने कहा एस इज अ सुपर की, यदि एस और यूआईडी का इंटरसेक्शन नल हो तो हम इन दोनों को कंबाइन करके सुपर की बना सकते हैं, सही है। चलिए इसको सॉल्व करिए। गेट का क्वेश्चन है, गेट 1999। ईएनसी, ठीक है। देखो सी कैन डिटरमाइन एफ, कैंसिल कर दो, ए कैन डिटरमाइन ए, ईसी कैन डिटरमाइन डी एंड ए कैन डिटरमाइन बी, बचा ईसी, है ना, तो वैसे भी ऑप्शन से मैच हो जाएगा। नाउ सॉल्व दिस वन। गेट का भी क्वेश्चन ही यूजीसी नेट 2012 में पूछा गया था।
सी, consider a schema R, A, B, C, D and function dependency A determine B, B and C determine D. Decomposition दिया है, preserving है कि नहीं, भाई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो लॉसी हो गया, सबसे पहले लॉसी हो गया। अब दो डिपेंडेंसी है, A डिटरमाइन B डायरेक्टली यहाँ दिख रही है, A डिटरमाइन B इसमें आ जाएगी, C डिटरमाइन D इसमें आ जाएगा, तो ये लॉसी तो है बट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। तो आंसर क्या बनेगा, नॉट लॉसलेस बट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, है ना, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है बट नॉट लॉसलेस है। यहाँ एक चीज और समझिए कि भाई देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस एंड द लॉसलेस ज्वाइन। आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है तो लॉसलेस भी होगा या लॉसलेस है तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होगा, बिल्कुल भी ये नहीं बोला जा सकता है। नाउ सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिलेशन गिवन है, ठीक है, गेट का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में भी रिपीट हो चुका है। आर एस टी यू बी एंड डिपेंडेंसी एस डिटरमाइन दिस एंड दिस एंड आर इज डिकम्पोज इनटू दिस एंड दिस, ठीक है, एंड आर वन इंटरसेक्शन इनटू आर टू इट इज इक्वल टू 5। तो डिकम्पोजिशन क्या होगा, 2NF नॉट इन 2NF है ना, मतलब आर वन इंटरसेक्शन आर टू ये 5 नहीं है, मतलब कोई ना कोई एट्रीब्यूट यहाँ पर कॉमन है, कॉमन एट्रीब्यूट है तो ये 3NF में होगा, 2NF में होगा, इन 2NF नॉट इन 2NF, इन 3NF नॉट इन 2NF, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यदि 3NF है तो भाई 2NF भी होगा, है ना, 2NF है बट 3NF नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या बोलोगे, दोनों में होगा 3NF एंड 2NF, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो अभी आपको रूल बताया था कि यदि 3NF है तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होता है और लॉसलेस भी होता है, लेकिन यदि BCNF है तो सिर्फ क्या होगा, डिपेंडेंसी प्रिजर्व, लॉसलेस तो होगा और मे नॉट भी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा, मे और मे नॉट, ठीक है। तो 1NF 2NF and 3NF all three guarantee to have lossless and dependency preserving decomposition, and BCNF always guarantees the lossless decomposition but dependency preserving is not guaranteed. So if R1 intersection R2 यदि 5 होगा, यदि 5 होता इसका मतलब क्या होता है, रिलेशन इज नॉट अ लॉसलेस डिकम्पोजिशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 ये 5 नहीं है, देयर इज समथिंग इन कॉमन इन दैम, तो समथिंग इन कॉमन दैम मतलब ये कहीं ना कहीं लॉसलेस बन जाएगा, ठीक है। और यदि लॉसलेस होगा तो हम इसको 3NF तक तो डेफिनेटली बोल सकते हैं, ये 3NF होगा, है ना, इवन ये BCNF भी होगा, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि भाई इसमें कोई ना कोई एट्रीब्यूट कॉमन है मतलब लॉसलेस है, और लॉसलेस की जो प्रॉपर्टी है वो 1NF 2NF 3NF एंड BCNF के लिए सेटिस्फाइड होती है, इसलिए मैंने कहा था वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन डिपेंडेंसी, ठीक है, एक रिलेशन दिया है, तो रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या थर्ड में है बट नॉट इन BCNF, इन BCNF है, क्या है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ कैंडिडेट की फाइंड आउट करूंगी, सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड आउट करिएगा, उसमें भी देखिए जैसे DOB कैन डिटरमाइन एज, ठीक है, एज हो गया, नेम कैन डिटरमाइन रोल नंबर, तो रोल नंबर कैंसिल कर दीजिए, कोर्स नंबर कैन डिटरमाइन कोर्स नेम, अब यहाँ तो ये कुछ है ही नहीं तो ये अननेसेसरी फंक्शन डिपेंडेंसी इसी को रिमूव कर दो,
Now roll number and course name can determine grade. But again देखिए ना, grade and course number तो दिया ही नहीं. Age can determine eligibility नहीं दिया. Roll number can determine name. Roll number can determine name. Cancel करो. And कोर्स नंबर कैन डिटरमाइन. तो ये तो सब अननेसेसरी फंक्शन डिपेंडेंसी थी. अब हमको क्या मिल गया यहाँ से? मैंडेटरी एलिमेंट, है ना. मैंडेटरी एलिमेंट डीओबी, मतलब कोई भी फंक्शन डिपेंडेंसी बनेगी, डीओबी इज अ मैन एट्रीब्यूट. इसका क्लोजर देखें तो डीओबी कैन ओनली डिटरमाइन डेट ऑफ बर्थ. कहीं पर भी इसको यूज नहीं किया गया. हमारे पास अभी 3 ही बचे. नहीं, डीओबी कैन डिटरमाइन एज है. डीओबी कैन डिटरमाइन एज. लेकिन रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है और एक चाहिए नेम, है ना. तो ये आपको कहीं पर भी नहीं दिया है. तो मेरे पास कितनी है भाई वैलिड? तो ये 3 ही बच रही हैं. अब आपने क्या बोला कि यदि ऐसा नहीं है तो डीओबी को कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे. कंबाइन करोगे रोल नंबर एंड डीओबी, क्या मिलेगा? डीओबी कैन डिटरमाइन डीओबी कैन डिटरमाइन एज and roll number can determine roll number, but roll number can also determine name. तो भाई ये आपकी क्या बन गई? कैंडिडेट की बन गई. ये एक की बन गई. ठीक है. आप चाहो तो यहीं रुक सकते हो, नहीं रुकना है तो आगे चल के देख लेते हैं. देखो जैसे ही मैंने बोला ना कि रोल नंबर एंड डीओबी इज अ की, तो जैसे ही आपने बोला यहां बन रही है पार्शियल डिपेंडेंसी. डीओबी कैन डिटरमाइन एज, ये बन रही है पार्शियल डिपेंडेंसी, क्योंकि की क्या है? रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ. और यहाँ आप क्या कर रहे हो? रोल डेट ऑफ बर्थ कैन डिटरमाइन एज विच इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, या रोल नंबर कैन डिटरमाइन नेम. नेम में भी आप प्राइम एट्रीब्यूट, बट ये आपका नॉन प्राइम है. और जैसे ही नॉन प्राइम बना, आपने बोला ये पार्शियल डिपेंडेंसी है. पार्शियल डिपेंडेंसी में आप बोलोगे कि भाई ये तो 1NF में है रिलेशन, नन ऑफ द अबव आंसर बन जाएगा. रिलेशन किस में है? 1NF में है, नॉट इन 2NF, नॉट इन 3NF, नॉट इन BCNF. ये रिलेशन 1NF में था. क्यों था? क्योंकि यहाँ मुझे 3 कैंडिडेट की मिलेगी. पहली कैंडिडेट की मिल रही है डेट ऑफ बर्थ एंड नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड रोल नंबर, ये 2 की मिलेगी. और इन दोनों के लिए ही पार्शियल डिपेंडेंसी डीओबी कैन डिटरमाइन एज होगी. एज है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो यह है पार्शियल डिपेंडेंसी. तो रिलेशन सिर्फ किसमें था? 1NF में था. देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा, लेकिन जैसे आपने सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, इजीली सिंप्लीफाई होगा. चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है कि द रिलेशन इज गिवन, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म बताओ. हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए पहले तो की निकाल लो. अब स्टार्ट करो BCNF से. BCNF क्या बोलता है? यदि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यदि सुपर की है तो ये BCNF है. ये BCNF, सारे BCNF मिल जाए. नहीं तो फिर 3NF का टेस्ट केस लगा दो. 3NF नहीं है तो 2NF देख लो, पार्शियल डिपेंडेंसी, है ना. तो यहां पर देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले की निकाली. तो ग्रेड कैंसिल कर दो, रोल नंबर कैंसिल कर दो, नेम कैंसिल कर दो, बचा कोर्स नंबर. अब कोर्स नंबर का यदि आप निकालोगे क्लोजर, तो कोर्स नंबर कैन ओनली डिटरमाइन कोर्स नंबर, नथिंग एल्स. तो कंबाइन करना पड़ेगा नेम एंड कोर्स नंबर को. कोर्स नंबर को कंबाइन किया तो क्या कैंडिडेट की बन सकती है? तो कोर्स नंबर एंड नेम तो होगा ही बाय डिफॉल्ट. फिर नेम कैन डिटरमाइन रोल नंबर एंड रोल नंबर, ठीक है, ग्रेड नहीं मिल पा रहा ना. रोल नंबर एंड कोर्स नंबर इट कैन डिटरमाइन ग्रेड, ए ग्रेड. तो ये आपका की है, ये आपका एक की है. अब देखना आप यहीं पर बोल सकते हो, गेम खत्म कर सकते हो. कैसे? नेम एंड कोर्स नंबर इट इज योर की, तो ये तो एक की हो गया. अब नेम कैन डिटरमाइन द रोल नंबर. अच्छा देखें रोल नंबर, बट रोल नंबर को आप जब कंबाइन करोगे ना तो ये भी प्राइम एट्रीब्यूट बनेगा. रोल नंबर एंड कोर्स नंबर इट कैन डिटरमाइन, देखो रोल नंबर एंड रोल नंबर कॉमन, एक क्लोजर यदि आप करो तो ये हो जाएगा कोर्स नंबर. नाउ रोल नंबर कैन डिटरमाइन नेम and course number and roll number can determine grade.
तो ये भी आपका क्या बन गया, की एट्रीब्यूट, ये भी आपकी कैंडिडेट की बन गई। ठीक है, अब आप टेस्ट स्टार्ट करो BCNF से। BCNF और की नहीं है, बस यही दो होंगी। आप चेक कर सकते हो बाकी कोर्स नंबर एंड नेम के साथ। कोर्स नंबर एंड नेम कैन डिटरमाइन कोर्स एंड नेम, एंड नेम कैन डिटरमाइन रोल नंबर। नहीं, ये तो बना ही दिया आपने ना। आप इसको एज नहीं, ग्रेड के साथ कंबाइन करके देख सकते हो, बाकी तो आपकी बनी गई है कि कोर्स नंबर और ग्रेड क्या ये भी कैंडिडेट की होगी। तो भाई इट कैन डिटरमाइन ओनली कोर्स नंबर एंड ग्रेड, दैट्स इट। तो ये आपकी कैंडिडेट की नहीं है। तो देखो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, BCNF टेस्ट। पहले आपने नंबर स्टेप 1 क्या किया, कैंडिडेट की कैलकुलेट की। तो यू हैव 2 कैंडिडेट की, नंबर 1 नंबर 2। अब हम देख रहे हैं क्या ये रिलेशन BCNF में है। तो पहली चीज देखिए, पहली जो फंक्शन डिपेंडेंसी है ये BCNF में है। क्यों, क्योंकि नेम एंड कोर्स नंबर ये आपका कैंडिडेट की है, नेम एंड कोर्स नंबर कैंडिडेट की है। सेकेंड फंक्शन डिपेंडेंसी भी BCNF में है ना, क्योंकि रोल नंबर कोर्स नंबर भी आपका क्या है, की है। लेकिन नेम डिटरमाइन रोल नंबर, नेम डिटरमाइन रोल नंबर इज नॉट अ कैंडिडेट की। तो अब आप बोलोगे रिलेशन BCNF में नहीं है। तो अब आप टेस्ट लगा दो 3NF के लिए। 3NF के लिए क्या बोलते थे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यदि ये की है, हाँ की है, तो ये 3NF होगा। ये भी की है तो 3NF है। क्या नेम की है, आपने कहा नहीं है, तो बीटा साइड क्या प्राइम एट्रीब्यूट है, यस, रोल नंबर इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। रोल नंबर प्राइम एट्रीब्यूट है तो ये 3NF है। फिर उसके बाद रोल नंबर कैन डिटरमाइन नेम, क्या रोल नंबर की है, नहीं है, बट क्या नेम प्राइम एट्रीब्यूट है, यस, नेम इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, ये जो रिलेशन है वो 3NF में है, ये जो रिलेशन है वो 3NF में है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अ रिलेशन प्रोड्यूस्ड इन ER मॉडल ऑलवेज इन 1NF, ऑलवेज इन, नहीं, इट इज इन 3NF। ठीक है, ये हमेशा 3NF में होता है। चलो इसको सॉल्व करो आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले की निकालिए। की देखेंगे तो ए डिटरमाइन सी, बी डिटरमाइन डी, बचा ए बी का निकाल दो क्लोजर। तो ए बी कैन डिटरमाइन ए बी कैन डिटरमाइन सी एंड ए बी कैन डिटरमाइन डी। यदि ए बी की है तो ए डिटरमाइन सी क्या होगा, पार्शियल डिपेंडेंसी। बी डिटरमाइन डी क्या होगा, पार्शियल डिपेंडेंसी। तो रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है बट सेकंड में नहीं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।